हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर जो है जून 2023 की तैयारी के लिए सिलेबस को जो है हमें बता दीजिए। तो देखिए, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को नहीं फॉलो करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिट में जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उन टॉपिक्स से ही संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इसीलिए दिया जाता है। बस उसे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं तो जब डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कवर नहीं हो पाते हैं। तो हर टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले तो हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में कोई भी बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जो आपका दिसंबर 2022 में एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है, दिसंबर 2022 वाला अभी कंडक्ट होकर कंप्लीट हुआ है और उसका प्रोविजनल आंसर की भी आ गया है और जल्द से जल्द आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रैल में जो है आपको 25 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जो 2023 एग्जाम के फॉर्म के संदर्भ में। तो अभी देखिए, हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए एग्जाम 2023, क्योंकि जून 2023 में कंडक्ट होगा, पेपर 1 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस आपको पता होगा कि आपका क्या सब्जेक्ट है और उसका सिलेबस जो है आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सिलेबस जो है जून 2023 का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्या कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले मैंने प्लानिंग की भी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाकर आपको पढ़ाई करना है ताकि आप सुनिश्चित कर पाएं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए जून 2023 में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने माइंड मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पे ये रैंडम तरीके से है, जो सीक्वेंस में सिलेबस दिया गया है वो तो मैंने नीचे टाइप कर रखा है, लेकिन ये 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं पेपर 1 में। इनको हम देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर 1 का है। पहले मैंने एक तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको बनाया है। और पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट्स रखे और पार्ट 2 में यहाँ पर कुछ यूनिट्स को रखा है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को रखा है। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को जाकर आप टीचर बनोगे, लेक्चरर बनोगे, तो वहाँ पर जो टीचिंग से संबंधित, टीचिंग कैसे की जाती है, छात्रों को कैसे समझा जाता है, टीचिंग हेल्पिंग टूल्स क्या क्या है, इन सब चीज़ें के बारे, जो टीचिंग से संबंधित कई सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं आपके मनोवैज्ञानिक, जिनके द्वारा सिद्धांत कुछ दिए गए, जो मॉडल्स दिए गए, उनको पढ़ लेना है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, आगे चल के आप रिसर्च का काम करते हैं, इसीलिए रिसर्च का भी यूनिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाए या आगे कुछ भी आप करें टीचिंग से संबंधित, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आपका बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी तकनीकों का अब टीचिंग में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए आईसीटी वाला यूनिट भी यहाँ पर मेंशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद से हायर एजुकेशन, यानी कि अब जब आप हायर एजुकेशन में जुड़ने जा रहे हैं तो उच्च शिक्षा से संबंधित जो निकाय हैं, जो संस्थान हैं और पुराने समय में कैसे उच्च शिक्षा प्रणाली थी, उन सब के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ये भी एक यूनिट आपका यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाला यूनिट है, जिसको इंग्लिश में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कहा जाता है। एक यूनिट ये भी आपका यहाँ पर बनता है। और लोक विकास एवं पर्यावरण से संबंधित भी एक यूनिट यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग यानी कि युक्ति युक्त तर्क का भी यहाँ पर एक यूनिट। और लास्ट में यहाँ पर एक और यूनिट आपका मेंशन किया गया है, आंकड़ों की व्याख्या यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के। तो कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना है कि ये जो पेपर 1 आपका है, इस पेपर 1 में आपको कम से कम जो यहाँ पर सिलेबस के अनुसार दिया गया है वो 10 यूनिट दिया गया और इन 10 यूनिट को आपको पढ़ना है। और 10 यूनिट में टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई बुक खरीदिए और शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। आपको टॉपिक देख लेना है जो टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया, तो उनको हम एक एक करके नीचे देख लेते हैं। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 10 यूनिट आपको पढ़ने, इनको आपको देख लीजिएगा। ये रैंडम तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है, लेकिन अभी नीचे जो मैं आपको डिटेल में उनमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है उसको मैंने सीरियल वाइज जो कि सिलेबस में दिया गया उसी अनुसार जो है मैंने जो यूनिट्स हैं उनको अरेंज करके नीचे सिलेबस को कवर किया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं।
सबसे पहला जो यूनिट आपका आता है यहाँ पर इस सिलेबस के अनुसार, मतलब जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी के द्वारा, तो उसके अनुसार सबसे पहला यूनिट जो है आपका यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति का आता है। आप सिलेबस में भी चेक कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है उसको मैं तेजी के साथ जो है, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में सबको बताने की कोशिश की तो यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले शिक्षण से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ऊपर ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो फिर से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया होगा, अगर नए एस्पिरेंट है तो जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। शिक्षण में जो है उसकी अवधारणा, यानी कि जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पहले से तथ्य दिए गए हैं शिक्षण के संबंध में, उसको आपको पढ़ना है। और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण करने का मेनली उद्देश्य क्या है, ये भी हमें पढ़ना है। और शिक्षण के स्तर, यानी कि शिक्षण किस किस लेवल पे किया जाता है, यानी कि एक बच्चा जो है जन्म लेता है और फिर वयस्क आदमी तक बनता है, तो अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं टीचिंग के, उनको आपको देखना है, जिसमें स्मरण, समझ, चिंतन स्तर पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद से शिक्षण की विशेषताएं आपको पढ़नी है, क्या खास बात है इसकी। फिर जो आपके किशोर और वयस्क शिक्षार्थी होती हैं उनकी क्या मूल अपेक्षाएं होती हैं। और उसके बाद से यहाँ पर शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में भी जानना है शिक्षार्थी के। और यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि शिक्षण के प्रभावक तत्व, यानी कि शिक्षण में ऐसे कौन कौन से प्रभावक तत्व हैं जिनके मतलब बारे में आपको डिटेल में जानना है। जैसे कि शिक्षक एक प्रभावी तत्व है, शिक्षक भी जो है शिक्षण प्रक्रिया को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित करता है, तो इसको भी एक प्रभावी तत्व के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। और सहायक सामग्री, यानी शिक्षण से संबंधित जो सहायक सामग्री होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग टूल्स हैं, सहायक सामग्री है जिनसे टीचिंग आपकी आसान हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो है आपका संस्थागत सुविधाएं, यानी कि जो संस्थान है, जिस भी संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हो उनकी सुविधाएं कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और शैक्षणिक वातावरण तो बहुत ही जरूरी है। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, आप पढ़ रहे हो, अगल बगल बहुत शोर शराबा, डीजे बज रहा है, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो ये शैक्षिक वातावरण के बारे में कुछ डिटेल हमें पढ़ लेनी है। फिर उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक बनाम जो है शिक्षार्थी केंद्रित है, इसे पढ़ना है। ऑफलाइन बनाम जो है आपका ऑनलाइन है, इनके बीच में क्या क्या चीजें हैं उनको हमें जानना है, जिसमें स्वयं प्रभा और मूक्स जो आपके टॉपिक्स में मेंशन किए गए हैं इनको डिटेल में देख लेना है। शिक्षण सहायक प्रणाली क्या क्या है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी कि जो परंपरागत शिक्षण सहायक प्रणाली है उसके बारे में, जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है उनको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद से आपका आता है मूल्यांकन, यानी सारा कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद अंतिम चरण में आप क्या करते हैं, छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली है उसके बारे में पढ़ना है। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार आप दिन पे दिन देख रहे हैं कि ऑफलाइन वाला जो सिस्टम पहले चलता था, ओमार सीट पे जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, अब धीरे धीरे उसको ऑनलाइन की तरफ यानी कि सीबीटी मोड पे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एनटीए करा रही है, आपको एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को जो है हमें शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत पढ़ लेने हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो हमारा यूनिट है शोध अभिवृत्ति का, इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है इसको आपको देख लेना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको शोध का अर्थ जानना है, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। क्योंकि देखिए अब यहां से अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आप रिसर्च की तरफ अग्रसर होंगे, तो वहां पर आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपको इनको पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अब यहाँ पर शोध की पद्धति, यानी उसकी जो सिस्टम है, पद्धति है, कैसे जो है शोध किया जाता है, कितने टाइप के शोध आपके अलग अलग होते हैं उनके बारे में, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, और शोध के चरण, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया, इनको पढ़ना है। डिटेल में मैं बताऊंगा। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, यानी रिसर्च करने के बाद जो थीसिस की बात की जा रही है तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट या संदर्भ शैली कैसे होता है, शोध में आईसीटी का प्रयोग कैसे हो रहा है ये भी पढ़ना है, और शोध में नैतिकता की बात की जा रही है, ये टॉपिक्स भी पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत है जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ोगे तो फिर से क्वेश्चन अगर डेप्थ में पूछा जाएगा तो समझ लो कि क्वेश्चन छूट ही जाएगा। तो डिटेल में पढ़ना है सारा कुछ, मैं कोशिश करूंगा जहां तक संभव होगा आप सभी की हेल्प करने की। आइए अगला यूनिट देखते हैं। इसमें अगला जो यूनिट है हमारा यहाँ पर यूनिट नंबर 3 है, बोध का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये मैं जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में है ये आपका ऑर्डर,
यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार मैं यहाँ पर सारे सीक्वेंस में सारे सिलेबस को आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें किसी भी विषय से संबंधित जो है एक गद्यांश आपको दिया जाता है और गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो गद्यांश जो है या जो पैराग्राफ होता है वो किसी संबंध सामाजिक इशू के संबंध में, पर्यावरण इशू या कुछ प्रॉब्लम के संदर्भ में आपको दे दिया जाएगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे 5। इसमें कुछ ज़्यादा जो है डिटेल सिलेबस के अनुसार नहीं दिया गया था, बस इतना ही आपको उसमें सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, इसमें क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जितने भी हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर जाइएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए अगले यूनिट को इसमें देखते हैं। अगला यूनिट हमारा है यूनिट नंबर 4। पहले भी मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस करा रखा है पीछे के एग्जाम के लिए, दिसंबर 2022 के लिए। तो सिलेबस क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंज कुछ होने वाला नहीं है इसमें, तो जो सिलेबस पहले था तो वही सिलेबस आपको यहाँ पर देख लेना है। देखिए चौथा यूनिट जो है आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का है, जिसमें संप्रेषण के बारे में यानी कि संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण उसके बारे में पढ़ना है आपको। प्रभावी संप्रेषण के बारे में, वाचिक एवं गैर वाचिक जो संप्रेषण होता है वो भी पढ़ना है। अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी हैं वो भी पढ़ना है और इसके साथ साथ जन, मीडिया एवं समाज है इसके बारे में भी पढ़ना है। देखिए कम्युनिकेशन वाला यूनिट इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने का कारण क्या है कि आगे चलकर अगर जब आप टीचिंग करोगे तो वहां पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर बेहतर रहेगी, तभी जो है आपने जो भी नॉलेज एक्वायर किया, आपने लर्न किया है, सीखा है, जाना है, उसको आप स्थानांतरण कर पाओगे छात्रों में। अगर नहीं कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इंप्रूव किया जा सकता है इसको, ऐसा नहीं कि ये चेंजेबल है, चेंजेबल नहीं हो सकता, तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद से नीचे आपका यूनिट नंबर 5 है, इसे आपको देख लेना है। यूनिट नंबर 5 जो है आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, जिसको इंग्लिश में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बोला जाता है। अब देखिए इसमें तर्क के प्रकार आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग से संबंधित 2 क्वेश्चन, अनुपात इसका 1-2 आगे पीछे हो सकता है और 3 आपको मतलब मैथ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए जिसमें संख्या श्रेणी दिया गया है और अक्षर श्रृंखला और यहाँ पर कूट और संबंध के बारे में भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर जाइए। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके मैथ वाले यूनिट में तो निश्चित रूप से बन जाएंगे और डीआई के भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लोगे तो वहां से आपको निश्चित रूप से पैटर्न थोड़े से नंबर डेटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका सॉल्व करने का तरीका वही रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रहा होगा। गणितीय अभिवृत्ति में अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये कुछ आपके चैप्टर्स दिए गए जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मिल जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपका मैथ का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा नहीं कि आप इसे पढ़ के रीड करके लर्न कर सकते हैं। इसको जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। आइए अगला यूनिट देखते हैं। इसमें अगली जो यूनिट हमारी है वो यूनिट नंबर 6 है और ये आपका युक्ति युक्त तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट है, जिसमें युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप में निरुपाधिक और तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, ये सारा कुछ टॉपिक्स जो है आपको युक्ति युक्त तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना है। और युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण और अनुरूपताएं, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट में यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनको आपको देखना है। इनमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए जो यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक्स मेंशन है युक्ति युक्त तर्क में, इसको भी देख लीजिए। जैसे वेन का आरेख, वेन आरेख है आपका तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए। वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग है। भारतीय तर्कशास्त्र के ज्ञान के साधन क्या हैं? प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि। यहाँ से ये वाला यूनिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए एग्जाम में। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है छात्रों को, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये जो मैंने आपको दिखाया ये यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। आइए अब अगले यूनिट को हम देखते हैं। आगे जो हमारा है यूनिट नंबर 7। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंकड़ों की व्याख्या वाला यूनिट आपका है और इसको अगर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिल चुके हैं, क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, तो उनको अगर सॉल्व करोगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन जो डीआई से बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। जिसमें आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति का वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े जो हैं,
और चित्रवत वर्णन में बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है और रेखा चार्ट है और आंकड़ों का मानचित्रण है, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों और सुशासन। देखिए ये यूनिट देने का कारण यही है कि रिसर्च जब आप करोगे तो बहुत सारे डेटा को आप कलेक्ट करोगे और डेटा को कैसे आप सीक्वेंस में लगाते हैं, कैसे उसको मतलब अरेंज करते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिट ये मेंशन किया जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला यूनिट देखिए हमारा है यूनिट नंबर 8 है। अब देखिए इसमें पूछा गया जा रहा है मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूनिट है ये हमारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईसीटी यानी कि सामान्य संक्षिप्तियां एवं शब्दावली यानी जो फुल फॉर्म्स आपके होते हैं, जैसे कि रैम आपका हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इतना आसान नहीं पूछेगा और भी। तो इस तरीके के आपको शब्द दिए जाएंगे शॉर्ट में और उसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाएंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या है, श्रव्य दृश्य क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें क्या हैं, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या है और आईसीटी और सुशासन क्या है। तो ये कुछ टॉपिक्स मेंशन किया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट के अंतर्गत, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो यूनिट हमारा है वो है यूनिट नंबर 9 और ये है आपका लोक विकास एवं पर्यावरण वाला यूनिट, जिसको इंग्लिश में पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत विकास और पर्यावरण के संबंध में मिलेनियन विकास और समपोषणीय विकास का लक्ष्य जो है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। और मानव और पर्यावरण समव्यवहार यानी कि निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव क्या हैं ये भी हमें पढ़ना है। पर्यावरणक मुद्दे और स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण। देखिए ये जो पर्यावरणक मुद्दे यहाँ पर दिया गया है वो स्थानीय स्तर पे आपके कौन से मुद्दे हैं, क्षेत्रीय स्तर पे, वैश्विक यानी कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम आपकी चल रही है इन्वायरमेंट से संबंधित, और जो क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तर पे आपके कौन से मतलब चल रही है प्रॉब्लम्स, उनको आपको देखना है, जिसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और अपशिष्ट से संबंधित है। यहाँ पर ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक्स, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स में टॉपिक्स दिए गए हैं और कुछ भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। इसमें देखिए मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय, वन, यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा के जो अलग अलग स्रोत हैं, पवन ऊर्जा हो, मृदा ऊर्जा हो या तो फिर उसके बाद से सोलर ऊर्जा है, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। फिर प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, इसके अंतर्गत न्यूनीकरण की युक्तियां यानी कि प्राकृतिक जोखिम और जो आपदाएं हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है, इससे जो जान माल की हानि होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जलवायु परिवर्तन संबंधी जो प्रोटोकॉल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनको देखना है, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है। तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें कई सारे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 9 का जो है सारा टॉपिक्स है जो पढ़ना है आपको। लास्ट यूनिट आता है आपका यूनिट नंबर 10 पेपर 1 में। तो यूनिट नंबर 10 है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन, जिसमें आपको उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी रही है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव किस प्रकार रहा है वो भी देखना है। और भारत में प्राच्य यानी प्राचीन समय में शिक्षा कैसी थी, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसे हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। और व्यावसायिक और तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा उसके बारे में पढ़ना है, जिसको स्किल वाली या व्यावसायिक शिक्षा जिसमें आप कहते हैं, ये सारी शिक्षा हो गई। तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बस आपको इन टॉपिक्स के अनुसार अगर देखिए खुद से भी अगर आप स्टडी करते हो तो हर एक टॉपिक को आप टाइप करके गूगल से बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छी चीज़ों को आपको मतलब पढ़ना है और एक छोटा सा नोट्स बनाना है, मतलब सेल्फ स्टडी आप करोगे और किसी गाइडेंस में और इस तरीके से करोगे तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। देखिए इसी के अंतर्गत आपका नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हायर एजुकेशन वाले यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये संपूर्ण जो आपके 10 यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में, वो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको कवर करा दिया बहुत फास्ट वे में, और ज़्यादा समय लगा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस जो हमें बता दीजिए कि जून 2023 का हम अपना तैयारी कर सकें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। देखिए आपका मार्च चल रहा है और इसके बाद अप्रैल में फॉर्म आपको फिल करा लिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको 25 से 30 अप्रैल से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मई जून में एग्जाम आपको कंडक्ट कराना है, डेट भी मैंने बताया था आपको।
तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, एग्जाम जब फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद, तो आपको बहुत कम समय बचेगा और प्रेशर में आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है कि सिलेबस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और सिलेबस को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बाकी वेबसाइट से भी आप जो है सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश दोनों में आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये सेशन कैसा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके प्यार और जो ये सपोर्ट्स है उसी के बदौलत हम इतना सारा काम कर पाते हैं। देखिए कंटेंट अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अकेले, जैसे कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि मैं अकेले बहुत सारा काम करता हूं, जिसकी वजह से नहीं तो मुझे इतने क्रिएटिव मेरा माइंड है कि मैं जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट फॉर्म में आप देख रहे हो इस तरीके से मैं नहीं लिखना चाहता हूं, और भी क्रिएटिव तरीके से एक लिंक करके ये चीज़ ऐसे जुड़ी है इसके साथ, फिर इसके साथ ये चीज़ ऐसे जुड़ी है, ऐसे एक स्टोरी फॉर्म में मैं चीज़ों को करना चाहता हूँ। लेकिन समय के अभाव में ये सारी चीज़ें, क्योंकि समय हर चीज़ के लिए चाहिए, आप सभी को पता है, रचनात्मकता भी आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी समय आपको चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की। बाकी आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी थी पिछली वीडियो में, तो उसका भी मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अगर उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो कहीं से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम दोस्तों के साथ जिनको सिलेबस के बारे में पता करना, सिलेबस जानना है कि पेपर 1 में क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ हमें पढ़ना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का जो बटन है यहाँ पर उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।